ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल आइल्स राइटिंग का टास्क 1 हो गया था। मैम एक्चुअली मैंने इंट्रोडक्शन दिया। आज पहले दिन ही ज्वाइन किया है। तो मैं फ्रीलांसर हूँ और मुझे ना ये इंग्लिश कम्युनिकेशन में बड़ा मसला है। मैं राइट तो कर लेता हूँ किसी भी तरह से, ट्रांसलेटर यूज करके या कुछ। तो मुझे जो है ना वो हम्म। वर्बली कम्युनिकेशन करने का जो बड़ा मसला आ रहा है क्लाइंट्स के साथ। मेरे बड़े जो है ना वो हाईली टिप्स क्लाइंट मैंने खो दिए हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट 3 के यूएसटी और 2 के यूएसटी में क्लाइंट्स थे मेरे। सिर्फ ये मेरी वर्बली कम्युनिकेशन जो है ना वो इंग्लिश में बेहतर ना होने की वजह से वो हो गए। तो वो इसका मसला इसीलिए आता है कि आप राइटिंग खुद से या तो आप नहीं लिखते होंगे, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम जब स्पीकिंग की बात करते हैं ना, तो हमारा माइंड और हमारी जो वर्बल हमारी सोर्सेज है, जैसे हमारा टंग जो है वो एक साथ वर्क नहीं कर रहे होते। हमको आदत नहीं होती एक साथ वर्क करने की। जैसे अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो वी आर जस्ट टाइपिंग एंड टाइपिंग एंड टाइपिंग, वी आर जस्ट थिंकिंग एंड टाइपिंग। अब ये हम सिर्फ ये दो काम कर रहे हैं, हम साथ साथ बोल नहीं रहे। तो इट कैन बी अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो आप उसको बोल बोल के लिखें, ताकि आपकी जो चलो। टंग है वो यूज टू हो जाए कि जो आप सोच रहे हैं वो बोल भी रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, हमें सब कुछ आता है, हमें वोकेबलरी भी आती है, पर जब माइंड हमारा उसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा होता। कि अगर मैंने कोई चीज सोची है कि मैं ये बोलूं तो मेरी कभी कभी कहते हैं ना, हमारी जैसे हमारी जबान खुली ही नहीं, बोला ही नहीं गया। जी 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 ऐसा जी। हो जाता है कभी कभी। तो वो इसीलिए क्योंकि हम यूज टू नहीं होते। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप मिरर में देखकर अपने आप में ही कोई एक नया टॉपिक सिलेक्ट कर लें, कोई सा भी जो आपको, स्पेशली जो आपको, पहले आप जो है वो इजी टॉपिक से स्टार्ट करें। इजी टॉपिक के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ जाएं, ताकि आपको सोचने की जो आपकी एबिलिटी है ना वो थोड़ी सी डाइवर्स हो। आपके पास वोकेबलरी ज्यादा चीजों की मौजूद हो। हमारे पास कभी कभी वोकेबलरीज कम होने की वजह से भी हम नहीं बोल पाते। जैसे काफी सारी चीजें होती हैं, हम बोलने लगते हैं तो हमें बीच में अटक जाते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। वो चीज हमें आती है, पर एट दैट मोमेंट हमारा जो है वो माइंड और टंग सिंक्रोनाइज नहीं होते, तो वो कैच नहीं कर पाते। मैम, क्या मैं ऐड कर सकती हूँ कुछ और? यस मैम, श्योर। अच्छा, मैं इनसे ये कहूँगी कि अगर इन्हें स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है, आप आयल्स की क्लासेस में आए। आपको ये जो क्लासेस है ना, ये सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन की हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपको एक बेनिफिट हो सकता है जब हम स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे तब। लेकिन उसमें भी ना हम उन चीज़ों को लेकर चलेंगे जो लाइक एग्जाम रेलिवेंट होंगे। फोकस हमारा उधर होगा। प्रैक्टिस फिर भी थोड़ी बहुत आपकी यहाँ पे होगी, लेकिन जो आप क्लाइंट्स वाला इश्यू बता रहे हैं ना, इसके लिए बेस्ट ये है कि आप जब ना क्लाइंट से बात करने वाले हों तो आप ना स्टार्ट में आप एक वीक ऐसा करें, जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग होती है ना, ठीक है। जैसे आपने ना अगर किसी से पूछना है ना कि हाउ आर यू, आप ये भी लिख लें। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ना आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, हाउ आर यू या फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से। आई थिंक सो आप इतना तो बोल ही सकते होंगे, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू है, आप ये छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने पास लिख के रख लें, ठीक है। आपने ये स्क्रिप्ट माइंड में रखनी है कि जब मैं क्लाइंट से बात करूंगा तो पहले मैं यही चीज़ें पूछूंगा। 1 वीक या 2 वीक आपकी जब स्क्रिप्ट रीडिंग वाला काम हो चल जाएगा ना, उसके बाद आप ना बेशक आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपका बहाल रहेगा, ठीक है।
तो फिर उसमें ना आप लाइक कॉन्फिडेंस आपको लैक नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसमें सिर्फ बात ये नहीं है कि किसी को इंग्लिश आती है या नहीं आती, आपका जो इसमें कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है। एग्जाम्स में थोड़ा चेंज सीन होता है वो, यहाँ पे हम आर्ट्स में जो है ना हम एग्जाम रिलेवेंट चीज़ों को पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो आपका इश्यू जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है। तो आपको मेरी बात समझ आइए जो मैं कह रही हूँ जी कि जी लाइक, जी मैम। हम्म, तो वो आपको और दूसरी बात ये है कि आप कोई ऐसा अपना फ्रेंड रख लें, कजन, बहन भाइयों में से कुछ, कोई भी ऐसा बंदा जिसके साथ आप थोड़े हर डेली की ना, आप कोई एक टॉपिक चूज कर लें, उसके साथ आप डेली के कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, जिसके साथ बात करते हुए ना आप हेजिटेट फील नहीं करते, ठीक है। लाइक वो जो आप आगे आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको जज नहीं करेगा। तो आप जब उसके साथ डेली की 1 घंटा आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे ना स्पीकिंग की, आपकी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर आप क्लाइंट से भी इजीली बात कर सकेंगे। तो ये स्टार्ट में हर किसी के साथ होता है। इवन मैंने जब यहाँ आई कोड गुरु से आर्ट्स की जब क्लासेस दे रही थी तो स्पीकिंग में मुझे स्टार्ट में बहुत इशू आता है, लाइक मैं अटक अटक के बोल रही थी। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जैसे सोच सोच के बोलना, और उस तरह से ये होता है। जी जी। तो यस मैम, कोई दिस इज भी द मेन थिंग कि आप रेगुलर रहें क्लासेस में। हाँ, रेगुलर रहें वो तो बेस्ट है। ऑब्वियसली हाँ, आप प्रैक्टिस यहाँ पे करें। भी रहेंगे तो हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ से भी आपको लर्निंग होती रहेगी, ये बात नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन आप दूसरा वाला जो है ना, आप जो क्लाइंट वाला इशू है वो। अच्छा मैम, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि आप टास्क 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप अभी अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी उन्होंने टास्क 1 से रेलिवेंट चीज़ें बताई थी, ठीक है। लेकिन आज अगर एंड पे टाइम बचता है तो मैम एक बार ना वो जो लिंक शेयर किया गया था ना, वो जो गाइड्स का जिसमें टास्क जी 1 से जी। रेलिवेंट चीज़ें थी, अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप वो भी शेयर करके आप बता दीजिएगा टास्क 1 से रेलिवेंट, ताकि जो लोग कल नहीं मैम थे तो आज उन्हें पता चल जाए। जी जी। मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? अभी आपने एक वर्ड बोला है, ऑब्वियसली, इस तरह का कुछ ना, अ, अ, जब आप बता रहे थे मुझे ना, तो आपने बेटा एक बोला था कि अब यूजली ये मतलब कुछ इस तरह का होता है, ये हमें करना पड़ता है। ये वर्ड मोस्टली मैंने सुना है जो है ना, ये वर्ड बोले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये वर्ड कहाँ यूज करूँ। कहाँ यूज करो, लाइक मतलब कैसे इंग्लिश इसकी कैसे करनी है आपने। नहीं, आई मीन के एक जैसे एक वर्ड है ना, हम अब यूजली मोस्टली बोल लेते हैं, लेकिन मुझे इसका वो मुझे थोड़ा सा मतलब फील होता है, जैसे मैं कह लूँ कि जैसे हम कह रहे थे कि हाँ, दर हकीकत ये ऐसा ही होता है। हम्म। मतलब वो जैसे मैं दर हकीकत को देखूं, उसको मैं जब इंग्लिश में बोलूँ तो मैं अब यूजली बोल दूं, कुछ ऐसा ही है, या मैं हम्म। कुछ इसको हट के यूज रियलिटी, करूँ? इन रियलिटी भी आप कह सकते हैं, ऑब्वियसली भी कह सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली तो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे अच्छा ये इंडीड आप बोल पहले ना, सकते हाँ मतलब मैं आपको ये यही कहूंगी कि आप बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करें, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन की जो बाकी चीजें हैं ना वो आपको ऐसा ऐसा मतलब आप वर्ड्स उसमें यूज कर सकेंगे फिर, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चीजें अगर आप करना चाह रहे हैं ना, जैसे आप अभी ये चीज पूछ रहे हैं कि ऑब्वियसली या ये चीजें मैं कहाँ कहाँ कैसे मतलब इसकी इंग्लिश में कैसे करूंगा ये वो, हाँ फिर आप बेशक हमारे आर्ट्स की क्लासेस में रहें, आपको यहाँ पे लर्निंग होगी, स्पीकिंग में कुछ वोकेबलरी वगैरह वो चीजें भी होंगी, आई थिंक सो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो बाकी थैंक ये यू है सो कि मच। मैं देखती हूँ अगर कोई और बेनिफिशियल सोर्स में जो कोई नजर आया जो आपको इसमें हेल्प आउट करे तो मैं स्लैक के चैनल में लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके। मच। ओके। तो ठीक है मैम, आप फिर स्टार्ट कीजिए, टास्क 2 पहले गौर से देख लें, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि टास्क 1 अगेन डिस्कस कर लें। ठीक है मैम, स्टार्ट कीजिए। बेसिकली हमारे पास जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं आइल्स के, उसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। तो लिसनिंग एंड रीडिंग मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं। अब हमने चूज किया कि हम राइटिंग टास्क पे आए, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है और उसमें मोस्टली जो है वो बैंड्स जो है आपके डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी जो मेन वजह होती है वो यही होती है कि जो टाइप ऑफ लैंग्वेज दे आर रिक्वेस्टिंग यू टू राइट इन इट, वो हम फॉलो नहीं करते। हम यूजुअली कहते हैं कि इजीली ऐसे हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, जो हम ऐसे लिख रहे हैं हम वही जाके जो है ना बिना प्रैक्टिस किए ऐसे लिख देते हैं। वो सही होते हैं,
पर वो एग्जैक्टली exactly वैसे ही नहीं होते व्हाट दे एक्चुअली वांट। जो टाइप ऑफ लैंग्वेज उनको चाहिए वही हमें जो है ना वो यूज करनी है इसमें। सो फॉर गेटिंग प्रॉपर राइट्स। टास्क वन जो कल आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें सारी जो डायग्राम्स दी हुई होती हैं, चार्ट्स दिए हुए होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं, लाइफ साइकिल है, डिफरेंट डायग्राम्स को आपको एक्सप्लेन करना होता है कि उस डायग्राम में क्या बताया गया है। आइदर दे आर शोइंग एनी प्रोसेस और समथिंग, और कोई चीज किसी चीज की पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में, या उसका विद इन 10 years, विद इन सॉरी विद इन सम एरा और पीरियड किस तरह से उसमें चेंजेस आई होती है वो हमें एक्सप्लेन करनी होती है। पर राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास जो है, यहाँ पर हमें खुद आइडिया जनरेशन करनी है। एक्चुअली वो यही चाह रहे होते हैं, आप देखना कि इतने गिवन टाइम में, इन द मीन टाइम, ये जो हमारा कैंडिडेट है वो अपने तरफ से आइडियाज जनरेट करके कोई राइटिंग में हमें प्रोवाइड कर सकता है कि उसकी राइटिंग कैपेबिलिटीज इतनी है कि अगर वो बाहर मूव करे अब्रॉड सॉरी, अगर वो अब्रॉड मूव करे तो क्या वो जो है वो अपना कोई चीज एक्सप्लेन कर पाएगा राइटिंग में सही से या नहीं। सो राइटिंग टास्क में हमारे पास अगर मैं इंट्रोडक्शन पे आए हम, तो हमें 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं जिसको एनालाइज करके आपको एक ऐसे लिखना होता है। उस ऐसे में जो वर्ड्स आपको इन्होंने दिए होते हैं वो दिए होते हैं 250 वर्ड्स। अगर आपने 250 वर्ड से कम लिखा तो आपका जो स्कोर है वो लोअर हो जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एंड कलर कैसे चेंज करेंगे एनोटेशन का। क्या कलर चेंज करना है इसका? मैं वेट। Then हो गया। अगर हमारे पास हमने ऐसे लिखा है उसमें 250 से कम वर्ड है, या फिर हमारा टाइम अप हो गया हमने पूरा कंप्लीट ऐसे नहीं लिखा है, तो वो भी जो है वो आपके बैंड को कम करने का रीजन हो सकता है, बहुत वैलिड। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो है, अगर आपने 250 से कम लिखे हैं वर्ड्स, उसमें आपका आइडियाज क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, और आपने जो है वो चैट में क्या कुछ सुनाया है, मैं ये आंसर। नहीं, टास्क वन के लिए 20 मिनट्स नहीं होते। एक्चुअली आपको 60 मिनट्स टोटल गिवन होते हैं जिसमें आपको दोनों टास्क करने होते हैं। इट्स योर एबिलिटी कि अगर आप 10 मिनट में वो टास्क कर लेते हैं तो आपके पास 15 मिनट्स लेफ्ट हो जाएंगे टास्क टू के लिए। तो अगर आप 30 मिनट में टास्क टू कर लेते हैं तो आपके पास 30 मिनट्स होंगे टास्क वन के लिए। तो इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी जो है वो टास्क वन या टास्क टू करते हैं। तो बेटर ये होता है कि पहले आप टास्क टू कर लें, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने टास्क टू जल्दी कर लिया तो आपके पास टास्क वन करने के जो है वो टाइम ज्यादा होगा। दोनों टास्क में से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपकी चॉइस होती है कि पहले कौन सा करना है। लेकिन अगर बैंड की मैं बात करूँ कि स्कोर्स किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो 2/3 ऑफ द स्कोर जो होता है आपका बैंड का, राइटिंग बैंड का, वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग टास्क टू पे। जैसे अगर 3 पार्ट्स हैं तो 2 पार्ट्स के जो आंसर है आपका स्कोर, वो आइल्स राइटिंग पे डिपेंड करता है। ये टास्क टू में आपने कितनी अच्छी राइटिंग की है इस पे, इसीलिए कहते हैं कि इसमें आप 40 मिनट्स दें और 20 मिनट्स राइट टास्क वन पे दें।
इन आर राइटिंग टास्क 2 वी हैव, तो हमारे पास 4 टाइप के एसेज होते हैं। फर्स्ट वन इज, कोई रीड करेगा और कैंडिडेट में से पार्टिसिपेंट्स आप लोगों में से कोई रीड करेगा कौन कौन से Hmm. एसेज लिखे हुए हैं यहाँ पे? Yeah. In task 2, writing voice of hair or argument or opinion essay, thesis lead, problem solution essays, अब two इसमें हमारे पास problem, जो 2-part questions, essay, direct questions. हम्म, मैम आप डिफाइन कर रहे हैं, मैं थोड़ा डिफाइन कर लूँगी। आई थिंक क्या आप शायद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? मैम मुझे इतना कुछ आइडिया तो नहीं, बस जिस हिसाब से आपने बताई तो उसको थोड़ा बहुत मैं डिफाइन, जो हमें टास्क जो टास्क 2 मिली उसमें हमें 4 टाइप से जो हमने मेथड बताए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट और ओपिनियन ऐसे, जो जिस हिसाब से आर्ग्यूमेंट, अगर कोई भी टॉपिक आपको मिल रही है आप उसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से या उसका ओपिनियन ऐसे ऐसे में लिखना चाहते हैं। ओके। थीसिस लीड, थीसिस लीड, थीसिस लीड में ऐसे होता है कि आप उसको कितना डिफाइन कर रहे हैं, या उसको एक थीसिस मेथड होता है, जैसे थीसिस हम लिखते हैं तो उस हिसाब से। और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एसेस, तो उसको ज़्यादातर किस को टॉपिक मिली उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के हिसाब से, जो उन्होंने अगर प्रॉब्लम के हिसाब से लिखा हुआ है टास्क 1 में, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसेज लिख रहे होते हैं। 2-part क्वेश्चन एसेज और डबल डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये मैम मुझे क्लियर नहीं है इनका। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट या ओपिनियन ऐसे में ऐसा होता है कि कोई से भी आपके पास जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई सी भी स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे मैंगोज पे ले लेते हैं, अभी मैंगोज आने वाले हैं, कहेंगे मैंगोज आर द किंग ऑफ फ्रूट्स, व्हाट डू यू थिंक, के जो है वो आर दे रियली गुड टेस्ट दैट दे आर कंसिडर टू बी किंग और नॉट, तो ये एक ओपिनियन ऐसे हो जाएगा। थीसिस लेड में हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है वो स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं जिनको हमें डिस्कस करना होता है। जैसे अभी हमें इस तरह से दे देंगे कि some people believe that science is a blessing and other believe that science is a curse, so discuss these arguments। इस तरह से थीसिस लेट ऐसे हमारे पास होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपको कोई सी भी प्रॉब्लम दे दी जाएगी क्वेश्चन की, उसका सॉल्यूशन आपको डिस्कस करना होगा और एंड में आपको कंक्लूजन देना होगा। मीन्स कि जैसे आजकल जो प्रॉब्लम है हमारे पास कि हाइजीनिक प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये जो हीट स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम हो रही है कराची में, स्पेशली सिंध में, तो वो प्रॉब्लम के कॉज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस तरह के जो है ना क्वेश्चन आ सकता है। या सिंपली प्रॉब्लम दी जा सकती है और ये पूछ सकते हैं कि इसका मोस्ट वर्किंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। लास्ट वन इज 2-part क्वेश्चन ऐसे या फिर डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। 2-part क्वेश्चन ऐसे मतलब 2 पार्ट्स में आपके पास 2 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं जिसको आपको डिस्कस करना होता है। डबल डायरेक्ट क्वेश्चन ये शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो, पर ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू राइट दिस टाइप ऑफ ऐसे, क्योंकि इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको दोनों बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करना होता है, एंड में आपको उसका कंक्लूजन देना होता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है इसमें। सबको क्लियर हो गई ये टाइप्स? अभी हमने सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं, इसके बाद हम इंडिविजुअल टाइप्स भी करेंगे, इनको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये सब चीजें पे आएंगे। मेन जो चीज थी आपको बताने की, इस टास्क टू में हमारे पास जो ऐसे आएंगे वो 4 कॉमन टाइप्स के आएंगे, और इनमें जो ग्रामर यूज होगी वो साथ साथ हम ग्रामर करते रहेंगे, क्योंकि
अगर हम ग्रामर पहले से पढ़ लें और फिर बाद में ऐसे लिखें तब हमें वो चीज़ उस वक्त समझ में नहीं आएगी। मैम लास्ट वाले सेक्शन में अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, हम्म। टू पार्ट क्वेश्चन ऐसे उनको हम उसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। अगर एक सेक्शन में आप एग्री कर रहे हैं एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में आप उसको डिसएग्री कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप ऐसे को लिखेंगे तो वो टू पार्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी मैम। ये इसमें डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, टू पार्ट ऐसे क्वेश्चन। इसके हम आगे एग्जांपल्स देख रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और जी जी मैम, थैंक यू। व्हाट्स बिग डील हियर कि हमें इसमें करना क्या है, ओवरऑल आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सही रखना है कि आपका जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं मेनली आपके पास 2 से 3 सेंटेंसेस आपके पास यूज होंगे, जो आपके 4 पैराग्राफ्स होंगे उसमें फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में आप 2 सेंटेंसेस लिखेंगे और बीच के जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे उसमें आप 3 सेंटेंसेस लिखेंगे। बस जस्ट आपको इतने ही सेंटेंस लिखने हैं और इसमें यही कह रहे हैं कि जो सेंटेंस आप लिख रहे होंगे उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एडवर्ब कहाँ यूज किया गया है। इफ यू आर गिविंग द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आप लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से आपने सही तरह से उसको राइट किया है नहीं किया। आपको बहुत सेंटेंस को जो कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस लिखिए, शॉर्ट करके लिखे, उनको ऑर्गेनाइज वे में कंसाइज होने चाहिए। जो फर्स्ट लाइन है, द बिग डील इज दैट। कुछ कह रहे हैं सर आप? द मैम बिग इसमें डील इज दैट जो आपने लिखा है एवरी सेंटेंस है, तो इट्स ओन पर्पस। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? और जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत सुना है तो वो शुड बी लिंक टुगेदर, तो उसी हम्म। पैराग्राफ को लिंक करता हुआ आप पैराग्राफ जो लिख हम्म। रहे हैं, जी। ऊपर जो आपने बात कही है या जो टॉपिक को मिली हुई है उससे लिंक सिंक मतलब लिंक करता हो। हाँ, लिंक जरूर करें लेकिन उस सेंटेंस का अपना एक पर्पस हो, मतलब वो सेंटेंस एक प्रॉपर, अगर कोई बात कह रहा है तो उस सेंटेंस में वो बात क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। का ये जी मतलब मैम, जी नहीं है कि मैम। आप जो है हर सेंटेंस जो है वो अपनी बात कहे, ये बात नहीं है। हर सेंटेंस का जो पर्पस है एक्सप्लेन करने का, जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस कहती हूँ, लेट सपोज कि कंप्यूटर्स आर ब्लेसिंग्स या फिर साइंस टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग नाउअडेज, उसके लिए मैं अगर यूज करूँ कि ये हमारा वर्क जो है वो बहुत जल्दी कर देती है, बहुत हमारा वर्क को प्रिसाइज कर दिया है, या इसकी जो है हमारे वर्क की जो वर्किंग आवर्स हैं उसको उसने जो है वो डिक्रीज कर दिया है, तो वो एक सेंटेंस में प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दूं उसी सेंटेंस के अंदर कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैंने पूरा सेंटेंस कह दिया, लिख दिया, राइट कर दिया और उसके अंदर उसका पर्पस ही डिफाइन नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली है कि आप सेंटेंसेस बहुत सारे ना लिखें, बहुत बड़ा आप ऐसे ना लिखें, 250 वर्ड से कम ना हो, 250 वर्ड्स एटलीस्ट उसमें हो, लेकिन 300 वर्ड से एक्सीड ना करे। क्योंकि अ, और हर सेंटेंस का अपना एक पर्पस हो, अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन होनी चाहिए उस सेंटेंस में, इसका मतलब ये है। जी सर मैम, आप क्लियर बताना है। चाहेंगे? जी मैम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उसका पर्पस से मतलब ये है कि एक तो कोहेरेंसी भी तो होनी चाहिए ना, वो तो ऐसे में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लिंक जो है ना वो कहाँ पे है। लेट्स सपोज जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो फिर जब लास्ट में जो उसका कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है, ठीक है, अब वो कंक्लूजन हम ऐसे नहीं लिख सकते, उसमें जो एक एक सेंटेंस होगा वो एक्चुअली हमारे जो इंट्रोडक्शन है उसी के साथ कोहेरेंसी में होगा, ठीक है।
हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन हमारा इंट्रोडक्शन का अक्स होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब, और दूसरी बात है कि जो दरमियान वाले जो बाकी जो पैराग्राफ्स होंगे उनका हम एक कोई कोई भी ऐसा सेंटेंस सोचे समझे बगैर मतलब हम ये नहीं लिख सकेंगे कि जो आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट है, आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने वो लिखना है वहाँ पे जो उस ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपने जो उसके इंट्रोडक्शन में जो चीज़ लिखी है, लेट्स सपोज कि एक चीज़ है आप जिसके हक में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनने दो चीज़ें पूछी हुई हैं, ठीक है। वो आपसे ये पूछ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बताती हूँ, ऐसे ऐसे भी आते हैं कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया और आपसे वो पूछ रहे हैं कि लाइक आप इसको क्या समझते हैं, आप इसके हक में बात करेंगे या अगेंस्ट में। तो उसमें ना आप फिर वो चूज करेंगे जिसके लिए आपके पास लिखने के लिए अच्छा मटेरियल है, आपके माइंड में अच्छा वो चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए रियल लाइफ में भी आप उसके हक में ही हो तो आप वही लिखेंगे जिसके जो आपके पास अच्छा मटेरियल है आपके माइंड में। आप ये माइंड में रखें कि अच्छा मैं इसके बारे में मतलब अच्छा मतलब वो कर सकता हूँ, लाइक इसमें मैं मेरे पास डाटा अच्छा है, तो सेंटेंसेस अच्छे हैं मेरे पास, तो आप वही चूज करेंगे। जब वो आप चूज कर लेंगे जो आप उसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, जब आप इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे तो जो जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में लिखी होगी आप नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस होंगे वो उससे हट के नहीं होना चाहिए। हट के से मतलब यह है कि आप एक चीज़ के हक में बात करें इंट्रोडक्शन में, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आके उसके अगेंस्ट में चले जाएं, तो वो उसका फिर वो पर्पसफुल सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे भी हम कह सकते हैं। वैसे मैम बीना ने भी काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं बस मेरे पास एक पॉइंट था, मैंने कहा मैं ऐड कर देती हूँ। थैंक यू मैम, कंटिन्यू करें। वेलकम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में यही बात लिखी हुई है कि अगर आप कोई चीज राइट कर रहे हैं तो उसमें यू नीड टू मेक श्योर एवरी पीस फिट्स टुगेदर। ये जो पीसेस हैं वो आपके सेंटेंसेस होंगे, और इस तरह से आपको राइटिंग करनी है कि अब जब आप वो सेंटेंस ज्वाइन करें तो उनकी कोहेरेंस अच्छे से आपने की हुई हो वर्ड्स यूज करके, कि जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, इस तरह के आप लिंकिंग वर्ड्स यूज करके उनको सेंटेंसेस को आप आपस में जो है आपको लिंक करना है। पहले आपको सेंटेंस वो आइडियाज होंगे जो आपने बॉडी पैराग्राफ में ऐड करेंगे, और वो सेंटेंसेस में एवरीथिंग इज क्लोज, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर एंड एवरीथिंग इज क्लोज मीन्स उस सेंटेंस में जो आपने बात शुरू की है उस सेंटेंस में आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सेंटेंस में आप कॉज बता रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम का कॉज क्या है, फिर आपने उस सेंटेंस उसका एविडेंस बताया। इस तरह से आपको जो है वो अपना ऐसे लिखना है। क्लियर हुई आपको ये बात? किसने क्वेश्चन पूछा था? मैम किसने क्वेश्चन पूछा था? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, अच्छा ठीक है, हाँ सर आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। यस, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम एक ऐसे में जो ओपिनियन देते हैं, क्या वो ओपिनियन भी मैटर करती है, या मतलब हो सकता है कि हमारी ओपिनियन जो भी एग्जामिनर है उसके साथ ना मैच करते हो, या लेकिन कोई हार्श ओपिनियन हो, समथिंग अगेंस्ट देम या कुछ भी, तो ये स्कोर यस को अब इम्पैक्ट करती है या नहीं? करती है। करती है मैटर, जब भी कहते हैं कि जब आप ओवरऑल अपना एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं कहीं पे भी, दुनिया में कहीं पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको अपना पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना है, चाहे आपकी थिंकिंग आपको कैसा भी लग रहा हो, या आपको उसमें आपको जो है बहुत हार्श भी हो रहे हो, अंदर से आपको गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन आपको बिल्कुल काम रहना है। हर चीज में आइडिया जो है आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए। उनके पास यही इंप्रेशन जाना चाहिए दैट दिस पर्सन इज सो पॉजिटिव एंड ही इज पॉजिटिव थिंकिंग। तो इस पे ये डिपेंड करता है। तो सर मतलब वो क्या दे नॉट। आप जो आपका जो क्वेश्चन है, लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप एसए टू है, ठीक है, मतलब ये जो टास्क टू, इसमें आपका ओपिनियन, अच्छा एक मैं एक बात बताऊं, ठीक है। मैं बीना ने भी जैसे बताया, एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। लेकिन जब आप अपने ओपिनियन की बात करेंगे ना, आपका ओपिनियन कैसे है, अगर आपको ऐसे आ गया है, लेट्स सपोज कोई टॉपिक है, कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है, ठीक है, आप आप वहां पे ये बात करेंगे अच्छा हिस्ट्री ये कहती है मतलब ये चीज इस तरह से है, बट माय ओपिनियन इज दैट नो। उन्होंने अगर आपसे आपका ओपिनियन इस तरह से पूछा है कि लाइक जैसे कि व्हाट डू यू थिंक या इस तरह से, तो फिर आप उस तरह से दे सकते हैं, ठीक है।
लेकिन वो भी किस तरह से, ये ऐसा कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि जो आपके इस टाइप के थॉट्स हैं, आपका जो ओपिनियन है वो पूरी दलाइल जैसे होते हैं ना, आप अगर अपना ओपिनियन देंगे तो उसमें पूरा आप अपना दलाइल भी देंगे कि लाइक क्यों, मतलब आपका अगर ओपिनियन है क्यों है। देखें हम कुछ शेक्सपियर या वो तो नहीं है ना कि हम अपना ओपिनियन ऐसे ही वो कर देंगे। ऐसे में ये होता है कि अगर पूछा जाए कि मतलब ऐसे ओपिनियन ऐसे ऐसे तो है। पूछते भी नहीं कि व्हाट डू जो यू, हाँ, ओपिनियन इस तरह से मैम नहीं का पूछते। यही कहने का लाइक मकसद है। वो हम्म। आप अगर इस दो स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज आप इसके हक में जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, वो क्यों में सारी आपकी ओपिनियन नहीं होंगी, सारी आपकी ओपिनियन नहीं होंगी। आपकी जो ओपिनियन वो किस, वो आपके जो बाकी जो हिस्ट्री पे, जो बैकएंड पे, जो आपकी ऑब्जर्वे जो आपकी सोसाइटी में जो सब कुछ हो रहा है, आप वो एग्जांपल्स देंगे, बताएंगे कि ये ऐसा होता रहा है, ऐसा होता है, या इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए थे, तो फिर मेरा ये ओपिनियन है। आप बगैर इस तरह से बात किए खाली अपना ओपिनियन देंगे, आप पूरा पैराग्राफ अपने ओपिनियंस पे दे देंगे, तो वो उसको कौन कंसिडर करेगा। एग्जाम्पल के साथ आपने बात करनी है, और वो एग्जाम्पल भी यूनिवर्सल एग्जाम्पल्स हो, ठीक है। जब ओके। तक आपसे ओपिनियन पूछा ना जाए आपका कि व्हाट डू यू थिंक, जब जब तक आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट ना किया जाए, जब तक आप आई थिंक या इन माय ओपिनियन नहीं लिख सकते। वैसे अगर आपसे ओपिनियन ऐसे है जिसमें जनरल ओपिनियन, जैसे थीसिस एड मैंने ऐसे कहा, या फिर आर्गुमेंट लेड ऐसे था जिसमें आर्गुमेंट की बात हो रही हो कि दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और फिर आपको बताना हो कि आई वुड आर्ग्यू क्योंकि सम पीपल थिंक दिस। आपको पर्सनल स्टेटमेंट उसमें नहीं देनी है, आपको सिर्फ ये कहना है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है जो आप सोचते हैं आप उसको यही लिखेंगे कि सम पीपल थिंक्स दैट, या सम पीपल वुड प्रीफर दिस थिंग ओवर दिस। मैम यही बताना चाह रही थी ना आप? मैम आमना, यही का यही आइडिया था आपका? जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। आवाज आ रही है ना मेरी। जी मैम। अब पार्ट्स ऑफ ऐसे में ओके। हमारे पास सिंपली कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस इसको समझने की बात है। जब तक आप एक, इट्स लाइक अ गेम, अगर आप उसका गेम के रूल्स समझ जाते हैं कि व्हाट दे वांट एक्चुअली, कब आपको किस तरह से इम्प्रेसेस देना है, किस तरह से आपको ब्रेक करने हैं पैराग्राफ्स, ये चीज आपने समझ ली तो आपके लिए आइल्स क्लियर करना बहुत ईजी होगा। क्योंकि इन द मीन टाइम आपको एटलीस्ट जो है वो 6.5 स्कोर लेना है। तो पार्ट ऑफ एसेज में हमारे पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आता है। 4 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट एंड लास्ट आर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। अब कुछ वीडियोस अगर आप नेट पे देखेंगे तो उसमें 3 पैराग्राफ भी गिवन है कि 3 पैराग्राफ लिख दें आपका बैंड स्कोर बढ़ जाएगा। तो इट्स नॉट द गुड प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा आप अपना ऐसे लिखेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें, एरर ज्यादा करें और अपनी चीज को रिपीट करें। तो रिपीटिशन ऑफ योर थिंकिंग, योर आइडियाज, ये आपका बेड स्कोर लो करते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लो करते हैं। और जैसे जैसे आप अपने पैराग्राफ को बढ़ाएंगे आपके पास वोकेबलरी जो होगी उसका बैंक खत्म हो जाएगा। उसमें से वर्ड्स अब आप, क्योंकि यू कैन नॉट यूज द सेम वर्ड फॉर वन थिंग, जैसे कोई वर्ब आपने यूज किया है, कोई जस्ट लाइक आपने यूज किया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पे ऐसे आ गया, स्टूडेंट्स यूज किया तो आप दूसरी दफा वो वर्ड स्टूडेंट्स नहीं यूज करेंगे, आप उसको जो है वो पीपल यूज कर लेंगे। उसका आप जो है वो क्लास टेकर्स यूज कर लेंगे, अटेंडीज यूज कर लेंगे, या फिर जो है वो पेयर्स यूज कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको उसी सेम कॉमन नेम के लिए यूज करने पड़ेंगे। अगर आप एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये दिस पर्सन या दिस कैंडिडेट डोंट हैव इनफ वोकेबलरी टू टॉक विद समवन और टू राइट समथिंग। तो इसमें ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप ये अपना माइंड सेट तो बना लें, यू आर गोइंग टू राइट ओनली 4 पैराग्राफ्स ऑल इन ऑल, जिसमें आपको 250 टू 280 के दरमियान आपको वर्ड्स लिखने हैं। जब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि 280 तक आप जाते हैं। 250 भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स इनफ, गुड। अगर आपने पूरा ऐसे अच्छा लिखा है तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको 250 से आप ज्यादा बढ़ाएं। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ है, दोनों ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है, उसको एनालाइज करके फिर आप अपने बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हैं, ये आप उसको जो है वो प्लान करेंगे। देन आप आफ्टर में कंक्लूजन आता है सबसे लास्ट में। अभी किस तरह से राइट करेंगे हम अभी डिस्कस करते अच्छा मैम, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी।
जी मैम श्योर। अच्छा, ये जो वर्ड्स थे ना, मिनिमम मिनिमम आप 250 लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छा मैनेज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि लाइक मैक्सिमम अगर आप जहाँ तक जा सकते हैं 270 280 तक, उससे एक्सीड ना करें, और 250 से कम नहीं रखें, ठीक है। ये चीज़ और टास्क 1 के लिए ये है कि 150 वर्ड्स, राइट मैम, ऐसे ही है ना मिनिमम? यस मैम। जी। तो उसमें भी ये है कि आप मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम 180 तक जा सकते हैं, आप उसे एक्सीड ना करें, वो एक नेगेटिव उसमें चला जाता है। अगर आप 150 से मतलब 170 के दरमियान में या 180 के दरमियान में रहेंगे, तो ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ये मिनिमम जो होते हैं, ये आपको मिनिमम बताए जा रहे हैं, कम से कम आपने 250 तो लाजमी लिखने टास्क 2 में, और टास्क 1 में कम से कम 150 तो हर हाल में लिखने, ठीक है। टाइम अच्छा मैनेज हो रहा है, आप अच्छा कर पा रहे हैं, आपके पास वर्ड्स भी हैं, सही वो कर रहे हैं आप, तो आप फिर उसे एक्सीड करके, इतना एक्सीड ना करें कि आप एक ही ऐसे के 180 सेंटेंसेस लिख लें और दूसरे के लिए आपके पास 150 भी पूरे ना हो, दोनों को बैलेंस लेके चलना है, मैम ठीक है। टेट में क्वेश्चन आया कि हम काउंट कैसे करेंगे वर्ड्स। तो जो कंप्यूटर बेस अम, देंगे उनके लिए तो बहुत इजी है। नीचे मेंशन हुआ हुआ होता है कि इतने वर्ड्स होते हो रहे हैं आपके, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वर्ड्स वर्ड काउंट नीचे मेंशन होती जाएगी। और जो पेपर बेस दे रहे हैं उनके लिए ये है कि सॉरी, जितनी प्रैक्टिस वो करेंगे राइटिंग की, और आप वो ये चीज देख लें कि एक लाइन में कितने वर्ड्स उनके आ रहे हैं। तो जितने वर्ड्स आ रहे हैं आप उसको काउंट कर लीजिए, फिर अपनी लाइंस काउंट करें, तो इट्स इजी, इजी हो जाता है, इतना टफ नहीं होता। जी मैम, आपने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, मैम आई थिंक मैम सायरा का क्वेश्चन था, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए, आपने जो बताया था? अ, सिर्फ 2 to 3 सेंटेंसेस होने चाहिए, जिसमें आपकी पैराफ्रेजिंग 3 सेंटेंसेस होने चाहिए इंट्रोडक्शन में, जिसमें आपका फर्स्ट पैराफ्रेजिंग आता है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, योर थीसिस स्टेटमेंट, यही आपका जो है वो इंट्रोडक्शन बनता है। ठीक है। अब ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, जब हम अपना राइटिंग टास्क स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा, कि हम विद एग्जांपल हम बात करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, कंटिन्यू। ये इंट्रोडक्शन हम अभी राइटिंग करना राइट करना सीख लेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन में आपके पास सबसे पहले जो आता है वो आता है कि एनालाइज द क्वेश्चन। जब तक आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में नहीं आएगा कौन सा टाइप ऑफ ऐसे है, जब तक आप उसको सही से लिख नहीं पाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे टू डायरेक्ट क्वेश्चन या डबल डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसकी किस तरह से हमें पता चलेगा कि डबल डायरेक्ट क्वेश्चन है या टू पार्ट्स क्वेश्चन है। Nowadays, many people choose to be self-employed rather than work for a company or organization. ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने आपको दी है। अब इसको आपको डिस्कस कैसे करना है? Why might this be the case? This is first question. Then second question is, what could be the disadvantages of being self-employed? ये इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अब ये डबल डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने आपसे किए हैं, मतलब अब आपको इन्हीं को डिस्कस करना है, इसके अलावा आप ऐसे में कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे। क्या चीज है आपके पास? एक तो है कि वाई, ऐसा क्यों है कि पीपल जो है वो ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, और क्या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई किसी ने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि डबल डायरेक्ट क्वेश्चन, उसको समझ नहीं आए थे। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछें। मैं मामला, एक स्टूडेंट थे ना जिनको क्लियर नहीं हो रही थी ये बात, डबल डायरेक्ट जी मैम, क्वेश्चन। आई डोंट नो कि वो कौन से थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछिए। डबल जो मैम एक्सप्लेन करी है कि जो डबल डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, टू डायरेक्ट क्वेश्चन, वो कौन से होते हैं? अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है हाँ मैम, मैडम, आप एक दफा एक्सप्लेन कर दें आप इसको।
ओके मैम बीना, आप प्लीज करें कुछ इसको एक्सप्लेन। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड टाइप आपके पास है एडवांटेजेस एंड वर्सेस डिसएडवांटेजेस। अब मैम एक बीना, ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से किस तरह से ये लोग दे सकते हैं, देखें। अब मैम फर्स्ट बीना, टाइम एम आई हमने ऑडिबल? क्या देखा था, हमने देखा डबल डायरेक्ट क्वेश्चन, इन्होंने हमसे 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं। मैम, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. आई थिंक सो मैम बीना का कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये था कि जो टू डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें वर्ट और वाई का जो मैम एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, लाइक आपने उसमें पहले उसके पहले आपने उसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, वाई माइट दिस बी केस, ठीक है, पहले आपने उसको वाई का बताना पड़ेगा और उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी उसके बताने पड़ेंगे, ठीक है। अम, हाँ, अगर हम इसको ज़्यादा डेप्थ में देखें तो, अच्छा, हम इसको अगर ज़्यादा डेप्थ में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक हम कोई एग्जांपल लेके जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो वैसे अच्छी तरह से मैं तभी बता सकती हूँ। मैम बीना की स्क्रीन फिर गायब हो गई। अच्छा, बस सिंपल डबल डायरेक्ट क्वेश्चन में ना ये होता है कि उसमें दो चीज़ें पूछी गई होती हैं, ठीक है। तो आपने पहले एक को एक के हक में जो है ना पूरी उससे बात करनी है, ठीक है, और फिर आपने उसके अगर आप उसकी डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपने वाई में जवाब देना है और फिर उसके बाद उसका कि ऐसा है क्यों, ठीक है, और फिर आपने उसके जो डिसएडवांटेजेस वगैरह हैं आप उसकी बात करेंगे। अभी मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो असल में एक स्टेटमेंट एक्चुअली थी क्या। मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, तो मैं अदरवाइज मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ओके। मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट थी कि सेल्फ एम्प्लॉयड को लोग प्रेफर करते हैं, या दूसरा ऑप्शन जो होता है इसका अपोजिट। तो ये केस क्यों है? ओके। और जी, तो पहला इसमें पार्ट था कि वाइट, ये केस क्यों है कि लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है। और सेकंड ये था कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ऐसा ही है ना? आई एम नॉट श्योर बट मे बी। हाँ, इस दूसरे में था कि वर्ड में यही था कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। बस सिंपल अभी आपने यही याद रखना है कि डबल में वर्ड और वाई में बात की गई है, ठीक है। आपने पहले वाई का बताना है, आपने उसके आप उसके बारे में अगर बता रहे हैं कि अगर वो इम्पोर्टेंट है तो क्यों है, क्या क्यों है, या मतलब जो भी, और उसके बाद आपने उसके जो है दूसरा उसके बताना है, इन्वेस्ट मोर हेल्थ केयर एजुकेशन, ओके, ये सर हारिस ने जो शेयर किया है। हाउ कैन दिस, ओके, ठीक है। अब जैसे ये भी दो डबल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट जो है क्या उसको हेल्थ केयर या एजुकेशन में, ओके, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ठीक है, मतलब इसमें मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी मैम। अच्छा मैम, आप ऐसा कीजिए कि वैसे तो टू डायरेक्ट क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अगर आप भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। एक तो चैट में क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकती हैं अगर तो ठीक है, अदरवाइज इन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दें। मैम बीना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अच्छा ये है कि शुड गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन हेल्थ केयर और एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमने ये बताना है कि उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी में। चैट में क्वेश्चन है, शुड गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये इस तरह के जो होते हैं ये डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। मैम बीना का आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी अब आ गई है। ओके। अच्छा, ऐसा करते हैं कि टास्क टू की तो वैसे मैम ने चीज़ें बताई हैं, हम टास्क टू की बाकी अगेन देख लेंगे। अगर
अगर आप कहते हैं तो मैं टास्क 1 से स्टार्ट करूँ कुछ एक्सप्लेन करना जिनका रह गया था। यस मैम। यस ओके। मैम, प्लीज टास्क अच्छा। वन को थोड़ा सा। ओके। अच्छा, टास्क 1 में ये है कि टास्क 1 में जो है आपको ना एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, अच्छा जहाँ की मेरी आवाज़ थोड़ी कम हुई तो मुझे बताइएगा। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि आपके पास ना कोई उन्होंने जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये चार्ट जो है, ये लाइन ग्राफ, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको देख कर, ठीक है, आपने इसको एक एक चीज़ देखनी है। इवन के आपने इसमें जो एयर्स मेंशन हैं, ठीक है, उनके दरमियान में डिफरेंस कितना है और ये किस कंट्री से, देखें विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, ये इससे रेलिवेंट है, ठीक है। और लाइक मैं ये तो एक सिंपल से एग्जांपल में बता रही हूँ ना लाइन ग्राफ की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लाइंस जो हैं वो कौन सी लाइन किस कंट्री को शो कर रही है, डॉटेड लाइन विक्टोरिया को शो कर रही है, ये इस तरह से। पहले तो आपने इसको, पहले जो देखने का तरीका है, ये सब चीज़ें अपने समझना है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको राइट अप करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आपने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, सबसे पहले उसको आपने ना रिफ्रेश करना होता है पहले सेंटेंस में, ठीक है। और उसके बाद ये करना होता है कि नेक्स्ट जो है, लाइक आपने एक जनरल सा ना एक सेंटेंस में पहले तो रिफ्रेश करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद एक जनरल सा ना आप ये कर लेंगे कि मैं अगर ये कहूँ आपको कि सेकंड पैराग्राफ में ना आप स्टार्ट किस तरह से लेंगे उसको, बिल्कुल एक जनरल सा ट्रेंड बताएंगे, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या होगा, आप उसमें ये नहीं बताएंगे कि इसमें कि विक्टोरिया का ट्रेंड कैसा जा रहा है, न्यूज़ इसका कैसा जा रहा है। आपने ओवरऑल ट्रेंड देखना है कि ये क्या, ये देखें ये इंक्रीजिंग में जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है, ठीक है। अगर तो वो इंक्रीजिंग में, ओवरऑल इंक्रीजिंग में है, मैक्सिमम इंक्रीजिंग में जा रहे हैं और बहुत कम है जो डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, आप ये कहेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड, लेट्स सपोज की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप ये कहेंगे कि इस साल, ठीक है ना, ओवरऑल 1990 से लेकर 2005 तक, अच्छा आप कहेंगे कि जो ये चार्ट है, ठीक है, ये ओवरऑल ट्रेंड में क्या शो कर रहा है कि 15 ईयर्स की पॉपुलेशन को शो कर रहा है जो कि इंक्रीजिंग में जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ना स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो वो आप एक एक को विक्टोरिया को एक्सप्लेन करेंगे, न्यू साउथ को, मतलब एक एक सेंटेंस में आप वो करेंगे, ठीक है। इसको तो हम देखेंगे कि हम इसकी स्ट्रेटेजी क्या यूज करेंगे, पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, इस टाइप का बार ग्राफ होता है, ठीक है, इस टाइप के भी आते हैं। इसमें भी आप देखें वो सेम एग्जांपल को आप बार ग्राफ में शो कर रहे हैं, ठीक है, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, हाँ इसके एक और एग्जांपल बता रहा है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फॉर एवरी 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि बिजनेस के कितने हैं। हम अगर लेट्स सपोज कि हमें इस तरह का कुछ आ जाता है, अब हमने देखना है कि अच्छा जो ब्लैक वाला जो ब्लैक कलर जो है वो किसको शो कर रहा है, वो बार, ब्लैक बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शो करी है। और जो स्टार्स वाली है वो यूके को कर रहा है, जो ग्रे कलर है वो कनाडा को, लाइंस वाला जो है वो यूएस को, ठीक है। एक यहाँ इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उसको देख कर फिर आपने बताना है कि ओवरऑल जो है जो ऑस्ट्रेलिया, जो ओवरऑल में आप क्या बताएंगे, अच्छा ओवरऑल में जो मैक्सिमम जा रहे होंगे, अब देखें बिजनेस, ठीक है, बिजनेस जो और एजुकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सेम जा रहा है, ठीक है। आप इसको ओवरऑल का एक छोटा सा एक मिनी सेंटेंस सा बना सकते हैं। साथ आप दूसरा फिर जो जो थोड़े तो सेम सेम चल रहे होंगे आप उनको भी कर सकते हैं। जो थोड़े लेट्स सपोज कि जैसे अब यहाँ पे अगर हाँ बिजनेस और एजुकेशन, अच्छा ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस और एजुकेशन जो है ना ऑस्ट्रिया और यूके में सेम जा रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। और बाकी जो दो हैं उनमें ट्रेंड डिफरेंट शो हो रहा है, ठीक है। एक तो ये, और मैं थोड़ा सा आगे एक बार इसकी जो टाइप्स हैं, टाइम कम है हमारे पास, एक्सप्लेन कर लेती हूँ। हम जब लिखना, जब मैं स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और etc, ठीक है सब कुछ। अच्छा पाई चार्ट, अब यहाँ पे देखें, जैसे पाई चार्ट इस टाइप के होंगे। अच्छा आपके पास ना एक पाई चार्ट भी होगा, ठीक है, एक पाई चार्ट वाले भी होंगे, और ये भी हो सकता है कि आपके पास दो पाई चार्ट हो, ठीक है। अब वो दो पाई चार्ट हैं, वो किसको शो करें, अब एक एक कंट्री को करे, दूसरे दूसरे कंट्री को।
ठीक है। मैं ये आई थिंक सो शो कर रहे हैं, द चार्ट बिलो शो द परसेंटेज ऑफ सेकंड लैंग्वेज क्लास टेकन बाय ऑस्ट्रेलियन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन 2 डिफरेंट सिटीज। ठीक है, वो जो है ना सेकंड लैंग्वेज क्लासेस को शो कर रहा है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो सिटीज हैं उनमें, और ईयर कौन सा है, 2017। आपने ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी होगी, इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश का हम, और ये लिखने का सब कुछ कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आपने क्या करना होगा, इसमें आपने ओके, अब इनमें आपने ये देखना होगा कि लैंग्वेजेस सबसे पहले कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जापानीज है, इटालियन है, सब कुछ। ठीक है, आपने जो देखें 45% और 40% जो है ना, वो मैंडरिन कौन सी है ये लैंग्वेज। ठीक है, इसको शो कर रहा है वो। ठीक है, अब आपने जनरल ट्रेंड में जो है, जनरल ट्रेंड में जो मैक्सिमम होंगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जो थोड़े थोड़े सेम ट्रेंड चल रहे होंगे, जैसे 30 है और 25% जापानीज है। ठीक है, आप मैडरिन और जापानीज को आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों सिटीज में जो मैक्सिमम बोली जाने वाली हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, फिर आप ऐसा ऐसा जनरल ट्रेंड से जब आप आएंगे तो फिर स्पेसिफिक उस पे आएंगे। ठीक है, ये तो मैं दूसरे पैराग्राफ की कह रही हूँ ना, कि जब आप पहली वाले में तो इंट्रोडक्शन में तो आप रिफ्रेश करेंगे, जब दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे जनरल, पहले जनरल ट्रेंड, उसके बाद आगे आप क्या करेंगे, जनरल ट्रेंड के बाद आप उसकी स्पेसिफिक की तरफ आएंगे एक एक करके। ठीक है, ये पाई चार्ट हो गया। उसके बाद आते हैं, अच्छा ये इन्होंने फिर क्या किया है, एक और पाई चार्ट में इस तरह से बताया है, 3 बी हो सकते हैं और ये 3 एड्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमने इसको लिखना कैसे है। ठीक है, लिखने वाला काम मैं अभी भी यही कहूंगी कि आज सिर्फ इसकी टाइप सीख लें। ठीक है, हम वन बाय वन करके इसको हम लिखेंगे। ठीक है, टेबल्स, टेबल्स में, अच्छा टेबल्स में भी आपको गिवन होते हैं, आपने उनको देखकर, अब जैसे कि जैसे कि द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जूनियर प्लेयर्स इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटबॉल इन ऑस्ट्रेलियन सिटी। अच्छा, इसके लिए ना, इन सब के लिए एक तो ये बात याद रखना कि ये जो फिगर्स हैं ये बहुत मैटर कर रहे होते हैं। एयर्स कौन सा है, ठीक है, दूसरा ये कि 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ये चीज़ें मैटर कर रही होंगी। उसके बाद आपका एज ग्रुप, ये मैटर कर रहा होगा। ये जो आपको डिजिट्स के फॉर्म में दिए होंगे ना, ये आपको अच्छा राइट अप करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये किस टाइप का है, ओके, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया डिवाइस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। अब देखें कि 6 ईयर्स के पीरियड में जो है ना, 3 डिफरेंट टाइप्स की मीडिया डिवाइसेस हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं, एक तो लैपटॉप और दूसरा मोबाइल फोन और टेलीविजन। तो ये उनका ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, उस ट्रेंड में क्या है कि प्लस देयर पेमेंट, उनका जो पेमेंट मेथड, सॉरी पेमेंट मेथड है फॉर दीज डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू 4 एज ग्रुप्स इन 2020। ठीक है, 2020 में जो 4 लाइक 2020 से 2026 तक, एक तो इनका पेमेंट मेथड और उनका जो ट्रेंड शो कर रहा है, लाइक जैसे मोबाइल ऐप है डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, वो उसका जो पेमेंट मेथड, लाइक उसकी हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस किस रेंज में जा रही हैं। ठीक है, और दूसरा लैपटॉप का देखें $2000 से। तो आपने क्या करना होगा, आपने जनरली तो आपने ये बताना होगा कि ओवरऑल किसकी इंक्रीज करी है। ठीक है, लैपटॉप्स। ठीक है, ओवरऑल इसकी इंक्रीज करी है। ठीक है, बाकी जो है थोड़ा बहुत डिक्लाइन किसका जा रहा है ये। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप फिर आप ऐसे जाएंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो 2020 से 2022 तक तो उसने इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद 2022 से 2024 तक वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, बल्कि एंड तक वो कांस्टेंट रहा। अब अगर लैपटॉप की बात करें तो वो क्या है, वो ओवरऑल 2020 से 2026 तक वो इंक्रीज ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके लाइक उसके प्राइसेस। और टेलीविजन की अगर बात करें तो वो क्या है, वो डिक्लाइन में जा रहा है। तो आप ये डिक्लाइन का कैसे करेंगे कि 2020 से थोड़ा सा आगे तक तो वो थोड़ा कॉन्स्टेंटली, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कॉन्स्टेंट उसका बिहेवियर है, लेकिन उसके बाद 2022 के बाद उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा ये वेकेबलरी भी हम देखेंगे कि हमने डिक्लाइन कहाँ यूज़ करना है, डिक्रीज यूज़ करना है,
स्लाइडली, ग्रेजुअली, ठीक है, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, इस टाइप की आती है, ये होती है आपका प्रोसेस डायग्राम या फ्लो चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, ठीक है। आप पहले में तो आप ये बताएंगे, पहले में आप जो आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, एक्चुअली ये हो क्या रहा है। जैसे है ना ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, उसकी स्टेटमेंट दी होगी, आपने सिर्फ उसको रिफ्रेश करना है। नेक्स्ट में आपने ओवरऑल आपने ये बताना है, ओवरऑल आपने ये बताना है कि लाइक ये जो है ना एक प्रोसेस को ना आपने एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इसका जो पहले स्टेप से डिगर्स से लेके मेटल ग्रिड और इस तरह से उनको एक 3-4 सेंटेंसेस में आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लाइक फाइनल आखिर तक हम एक एक स्टेप को जो है ना, हमने ये देखना है कि हम एक जो मिलते जुलते स्टेप्स होंगे उनको हम मर्ज कर लेंगे, ठीक है। मर्ज किस से करेंगे, स्टेप्स को मर्ज कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर 10 स्टेप्स है तो हम हर स्टेप का एक सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। हम उसको मर्ज करके और कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट है डेट्स। अच्छा, अभी तक यहाँ किसी का क्वेश्चन है कोई? कुछ लोगों ने हैंड्स रेज किए थे। अ, किसी का क्वेश्चन है प्लीज, कोई अगर। मैम ये मैप के बारे में बता दें, मैप बहुत मुश्किल लग रहा है, बाकी तो ठीक है। ओके, अच्छा, मैप का ये है। अच्छा, मैप के लिए जो बेस्ट वे यही होता है, आपने इसकी जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह, पहले तो आपकी वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, डायग्राम स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। शो द फीचर्स ऑफ टाउन सेंटर ऑफ ट्रेंट वाइल इन 1966 and compares them to the changes that could be seen in 2016। अच्छा, ओके, यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया है, वो अच्छा, मोस्टली मैप में ये होता है ना, कोई पुराना मैप, कोई पुरानी बिल्डिंग या कुछ इस तरह से होता है, उसका मैप बना होता है कि हमने उसको ना मतलब चेंज करना है, ठीक है। जब वो चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ टाउन चेंजेस दैट कुड बी सीन इन, ठीक है, ओके। ये 1996 वाला है और ये 2016 वाला है, ठीक है। अब इसका जो कंपैरिजन है वो किस तरह से होगा, हम मतलब ये ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को देखेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है थिएटर, थिएटर एंड एंटीक शॉप्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जगह पे क्या बना है, ठीक है। अब देखें कि इसको, उसको आपने देखना है कि अच्छा उसको उन्होंने रिप्लेस करके कैफे और टावर में चेंज कर दिया है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा। और बाकी जो है वो होटल और आई थिंक सो बुटीक तो उधर भी था, उसमें भी था। तो इसको जो करने का पहली बात तो ये है कि आपने डायरेक्शन याद रखनी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात है कि क्या, लेट्स सपोज कि अगर चर्च है, ठीक है, अगर इसको रिप्लेस करके हम ये नहीं कर सकते कि जैसे थिएटर और चर्च है, इसकी स्पेसिस भी आपने देखनी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अगर दो चीज़ों को ख़त्म करके कोई एक चीज़ बना रहे हैं तो भी आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ये थिएटर और एंटीक शॉप्स में चेक करती हूँ कि दोनों में सेम है या नहीं। जैसे चर्च टावर और सिनेमा, और ठीक है, अब देखिए सिनेमा को उसने क्या कर दिया, सबवे स्टेशन में कर दिया, ठीक है। और चर्च को उसने कैफे में चेंज कर दिया, ठीक है। ये स्पेस सेम लेयर है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा, इसका बेस्ट वे ये होता है कि जो मेन चेंजेस है ना, पहले आपने मेन चेंजेस पे देखने हैं, ठीक है। और दूसरी ये है कि जब आप ना जो वैसे वैसे ये कहा जाता है कि जो आउटडोर होता है, आप लाइक जो मेन एंट्रेंस होती है, ठीक है, आप उससे स्टार्ट करें, मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करें, फिर आप आगे आते जाएं, ठीक है। बेस्ट तरीका इसका ये होता है। जैसे कार पार्क से है, ठीक है, अगर हम कार पार्क पे आए और उस पे जाते हैं, उसमें इसने क्या चेंज किया है,
ओके, उस पे इसने बिल्कुल एम्प्टी स्पेस कर दिया उसको, और इसकी साइड पे लाइब्रेरी वो कर दिए, रिप्लेस कर दिया उसे लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आप ना जो मेन चेंजेस होंगी, पहले मेन चेंजेस पे फोकस करना है जो बड़ी चेंजेस होंगी। ठीक है, दूसरा ये करना है अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये होता है कि कुछ चीज़ों को रिप्लेस किया हुआ होता है। ठीक है, और कुछ ना मैप में ऐसा किया होता है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे पहले भी होटल था, अब मे भी होटल हो लेकिन उसकी जगह चेंज कर दी है। ठीक है, आपने ये भी माइंड में रखना है कि अच्छा पहले होटल यहाँ पे था अब इधर है। अच्छा, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और अगर न्यू एडिशन की गई है किसी चीज़ को रिप्लेस करके, तो भी आपने, और अगर न्यू एडिशन किसी को रिप्लेस करके नहीं की गई, लेट्स सपोज कि किसी को थोड़ा छोटा करके वो ऐड किया गया, तो आपने वो उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। लेकिन पहले आपने मेन चेंजेस पे बात करनी है जो बड़ी चेंजेस होंगी, फिर उसके बाद छोटी छोटी उस पर आना है। ठीक है, तो अभी आई हम थिंक सो उसमें हमारा, डायरेक्शन यूज कर सकेंगे, लाइक दिस थिंग हैज बीन शिफ्टेड ऑन द नॉर्थ एंड हाँ हाँ, साउथ, नॉट इस तरह आप कह साउथ, रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेट्स सपोज कि पहले जो होटल था वो लेफ्ट साइड पे था, अब वो, ओ सॉरी, ईस्ट वेस्ट, अच्छा लेफ्ट राइट का भी आप पीछे कर ही सकते हैं, लेकिन बेस्ट ही होता है, इन सारी डायरेक्शन दी भी हुई है जैसे ये देखें, तो आप नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट वो यूज कर लें। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक तो यू। ओके, अच्छा ये अभी हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है, तो अभी अगर किसी का कोई मेन क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम सेशन क्लोज करते हैं। ओके फिर, मैम ये लास्ट वाला बताइएगा काइंडली, जी जी, ये जो टाउन सेंटर वाला है इसको एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा। ये जो मैप वाला था, जी जी मैम। अच्छा इसको देखें, इसको पूरा एक्सप्लेन, अभी तो मैंने आपको जैसे मेन मेन बताया ना। ठीक है, हम इसको ऐसे तो करेंगे, जैसे अब इसमें देखें, अगर हम मेन एंट्रेंस की बात करें, ठीक है, कार पार्क की जगह पे उसने क्या किया है, एम्फी थिएटर। ठीक है, ये एम्फी थिएटर को देख लें आप, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अब जो न्यू चेंजेस किए हैं उसने कार पार्क कर दिया। ठीक है, आप क्या आप इसका स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं, पहले वाली जो पैराग्राफ है वो तो इंट्रोडक्शन में आ गया। ठीक है, मतलब उसका रिफ्रेजिंग में आ गया। दूसरा वाला आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट ऐसे ले सकते हैं कि जो मेन जो बड़ा चेंज किया गया इसमें, वो कार पार्क का एम्फी थिएटर को रिप्लेस करके कार पार्क में उसको कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो और चर्च, और फिर आप बेशक स्टेप बाय स्टेप चलते आए, पहले टॉप टू बॉटम आ जाए। ठीक है, कि हमने चर्च को हमने चेंज कर दिया किसमें, पहले जो है होटल के ये इसमें था नॉर्थ, एक मिनट, ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो इस डायरेक्शन दी गई है, हाँ नॉर्थ, नॉर्थ पे पहले क्या था, चर्च था, और अब हम कैफे कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से जो उसके साथ क्या था, इन दो जो जो साथ साथ हैं आप उनको इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अब नॉर्थ पे जो है ना वो क्या है, टावर तो अपनी जगह पे है ही, सेनमा, सेनमा को हमने चेंज कर दिया। अब सेनमा की डायरेक्शन किस तरह से आएगी, ये नॉर्थ ईस्ट में आएगी। ठीक है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही आएगी ना। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिनेमा को किससे रिप्लेस कर दिया गया, सबवे स्टेशन से। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको छोटा सा इतना से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, टाइम क्योंकि कम है, लाइक मैं आपको एक जनरल में आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैप वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम सेशन, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्स्ट्रा ओवर हो गया, तो हम फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ।